हेलो। आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति के विषय में अध्ययन करेंगे। गणित में निर्देशांक ज्यामिति एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। निर्देशांक ज्यामिति में अगर बेसिक चीज़ें, बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर हो तो इसके प्रश्न बहुत आसान होते हैं। निर्देशांक ज्यामिति की प्रारंभिक चीज़ें जो है क्लास 8 और 9 से ही शुरू हो जाते हैं। फिर भी यहाँ पर हम लोग क्लास 8 और 9 से लेके अब तक जो भी हम लोग जानते हैं उन सब चीज़ों को रिवाइज करते हुए क्लास 10 के लिए निर्देशांक ज्यामिति वाले पाठ के लिए हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ पर एनसीईआरटी के ये चैप्टर नंबर है 7। चैप्टर नंबर 7 में निर्देशांक ज्यामिति का जो चैप्टर है, इसके लिए बेसिक ज्ञान में हम लोगों को निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित जो मूल परिभाषाएं हैं उसको जानना है। उसको जानते हुए फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा को प्रस्तुत करने वाला जो सबसे पहला गणितज्ञ था, उनका नाम था रैने द कार्ते। रैने द कार्ते के नाम के इनके सम्मान में हम लोग इसमें इस कार्ते शब्द को लेके आते हैं और इसमें हम लोग कार्टेशियन प्लेन या कार्तीय तल करके हम लोग यहाँ पे परिभाषा में सम्मिलित करते हैं। तो कार्तीय तल कार्ते शब्द से आया है, जो कि रैने द कार्ते नामक गणितज्ञ के नाम में सम्मिलित था। इसकी शुरुआत जो है, सबसे प्रारंभ में शुरुआत जो है, एक किसी बिंदु के निर्धारण के लिए हम लोग ज्यामिति का उपयोग करते हैं। बिंदु के निर्धारण के लिए रैने द कार्ते ने ये बताया कि बिंदु जिस भी समतल में स्थित है, उस समतल को हम लोग कुछ विशेष परिस्थितियों में बांट लें तो इस बिंदु को हम लोग निर्धारित कर सकते हैं। इसके लिए उनकी अवधारणा ये थी कि समतल में एक क्षैतिज रेखा लें हम लोग, जो भूमि के समानांतर हो, और एक ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ये पूरा समतल जो है 4 भागों में बँट जाता है। देखिएगा ध्यान से कि 4 बराबर भागों में नहीं, 4 भागों में बँटता है। अब जो ये 4 भाग इस समतल के बनते हैं, इसमें से प्रत्येक भाग को हम लोग चतुर्थांश कहते हैं, क्वाड्रेंट या चतुर्थांश। अब इसमें चतुर्थांश की स्थिति आपको 8 और 9 में बताया गया है। चतुर्थांश में हम इसमें नाम रखते हैं, इसमें 4 भाग हैं तो इसके नाम रखते हैं। ये पहला प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये जो 2 रेखाएं हम लोग प्रारंभ में खींचे थे, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर, इन रेखाओं के भी नाम रखते हैं। जो रेखा क्षैतिज होती है, इस क्षैतिज रेखा को हम लोग कहते हैं एक्स अक्ष या एक्स एक्सिस। ये जो है क्षैतिज रेखा हो गई, इसका नाम रखते हैं हम लोग एक्स अक्ष। और जो ऊर्ध्व रेखा होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, इसका नाम रखते हैं हम लोग वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। और इसके बाद ये दोनों रेखाएं एक्स और वाई अक्ष जिसको माना गया है, ये जिस बिंदु पे मिलती हैं, इस बिंदु को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु, ओरिजिन। मूल बिंदु को ओरिजिन के लिए हम लोग इसको जनरली ओ से दिखाते हैं। इसके बाद बिंदु के निर्धारण के लिए अभी यहाँ पे कुछ और परिभाषा हम लोग जानना है। इसमें जो दूरी एक्स अक्ष पर मापी जाती है, एक्स अक्ष पर मापी गई दूरी को हम लोग कहते हैं भुज। एक्स अक्ष पर मापी गई दूरी को हम लोग कहते हैं भुज, और वाई अक्ष पर मापी गई दूरी को हम लोग कहते हैं कोट। तो भुज मान वे मान होते हैं
जो x अक्ष की दिशा में मापे जाते हैं और कोटि मान वे मान होते हैं जो y अक्ष पर मापे जाते हैं। इस प्रकार भुज और कोटि को एक विशेष क्रम में लिखकर इसको छोटे कोष्ठक के अंदर बंद कर दिया जाए तो भुज और कोटि दोनों एक साथ मिलकर हमको निर्देशांक मिलता है, या इसको हम लोग निर्देशांक कहते हैं। भुज और कोटि x अक्ष पर मापी गई दूरी पहले लिखते हैं, y अक्ष पर मापी गई दूरी को बाद में लिखते हैं। दोनों को छोटे कोष्ठक में ही लिखा जाता है, कोष्ठक नहीं बदलना है आपको। इसको हम लोग कहते हैं क्रमित युग्म। तो जो राशि पहले लिखी जाती है इसे हम लोग भुज मान कहते हैं, जो बाद में लिखी जाती है इसे हम लोग कोटि मान कहते हैं। और दोनों को छोटे कोष्ठक में इस तरह से लिख दिया जाए तो ये पूरा ये मिल के उस बिंदु का निर्देशांक कहलाता है। तो अलग से निर्देशांक की परिभाषा भी आपको यहाँ से मिल जा रहा है कि भुज मान और कोटि मान मिलकर किसी बिंदु का निर्देशांक बनाते हैं या निर्देशांक प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद से हम लोगों को इसमें चिन्ह भी समझना होता है, जैसे चतुर्थांश के चिन्ह, चतुर्थांश के चिन्ह, साइन ऑफ द क्वाड्रेंट। चतुर्थांश के चिन्ह के लिए हम लोग यहाँ से देखते हैं कि मूल बिंदु से ही सारी दूरियों को मापते हैं और मूल बिंदु से x अक्ष की दिशा में मापी गई दूरी भुज होता है और मूल बिंदु से अगर दाहिनी ओर दूरियों को माप रहे हैं तो ये धनात्मक होता है, पॉजिटिव। मूल बिंदु से x अक्ष की दिशा में धन दिशा में मापी गई दूरी धनात्मक, और मूल बिंदु से x अक्ष पर बाईं ओर मापी गई दूरी जो है ऋणात्मक होती है, निगेटिव। तो मूल बिंदु के दाहिने x अक्ष पे धनात्मक मान, मूल बिंदु के बाएं x अक्ष पे ऋणात्मक मान। ठीक इसी तरह से y अक्ष पर इस बिंदु से ऊपर जाने पे भुज मान वो कोटि मान जो है धनात्मक होते हैं और मूल बिंदु से नीचे आने पे कोटि मान जो है ऋणात्मक होते हैं या कहलाते हैं। इसके आधार पे हम लोग अब इस चतुर्थांश के चिन्ह बता सकते हैं। जैसे कि प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा, तो प्रथम चतुर्थांश के किसी भी बिंदु के लिए हम लोग x मान धनात्मक मापेंगे, y मान भी धनात्मक मान मापेंगे, यानी कि प्लस 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 और प्लस होगा x o y या प्रथम चतुर्थांश का चिन्ह। इसी तरह से द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह, तो द्वितीय चतुर्थांश में मूल बिंदु से बाईं ओर मापने आएंगे तो x मान ऋणात्मक होगा और y मान मापने जाएंगे तो y मान धनात्मक होगा। तो द्वितीय चतुर्थांश का चिन्ह हो जाता है माइनस प्लस। अब तृतीय चतुर्थांश में पहुंच रहे हम लोग, तो तृतीय चतुर्थांश में पहले x मान देखेंगे तो ये ऋणात्मक है और ऐसे ही जब y मान देखेंगे तो ये भी ऋणात्मक है। तो तृतीय चतुर्थांश का चिन्ह हो जाता है माइनस माइनस। इसी तरह से चतुर्थ चतुर्थांश यहाँ पे है, इसका नाम अगर रखेंगे हम लोग तो नाम होगा x o y डैश, और इस चतुर्थांश का चिन्ह क्या होगा, तो इस चतुर्थांश के किसी बिंदु के लिए x मान धनात्मक होगा और y मान जो है ऋणात्मक होगा। इस प्रकार यह चिन्ह हो गया प्लस माइनस चतुर्थ चतुर्थांश के लिए। इसके आधार पर प्रश्न पूछा जाता है कि आप बताओ कि ये 2 और -3 किस चतुर्थांश में होगा। तो 2 - 3, 2 मीन्स प्लस और माइनस मैंने प्लस माइनस चतुर्थ में, तो यह बिंदु जो है चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। अगर दोनों को माइनस कर दिए माइनस माइनस, तो माइनस माइनस जो तृतीय में होगा। अब मान लीजिए कि हम लोग इसको प्लस कर दिए अर्थात माइनस प्लस हो गया तो ये द्वितीय में चला जाएगा, और अगर दोनों प्लस हो गया तो ये बिंदु जो है प्रथम चतुर्थांश में उपस्थित होगा। इसको बिना हम उसमें बिंदु को बिना उसमें प्रदर्शित किए भी हम लोग बता सकते हैं कि यह बिंदु जो है किस चतुर्थांश में स्थित होगा। इसके बाद हम लोग किसी बिंदु का निर्धारण कैसे करते हैं, उसके लिए हम लोग ये कार्तीय तल बना लेते हैं। कार्तीय तल बनाने के बाद x और y अक्ष पे ये बराबर दूरियों पे चिन्ह लगा लेते हैं। ये ध्यान रखें दूरी कितने की लेंगे ये निश्चित नहीं है, वो आपके ऊपर है, आपके पैमाने के ऊपर निर्भर है, लेकिन ये दूरियां सभी आपस में बराबर होनी चाहिए। इस तरह से बराबर दूरियों पे हम लोग चिन्ह लगा लेते हैं। अब इसमें किसी भी बिंदु को प्रदर्शित करना है, तो बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए हम लोगों को, जैसे मान लीजिए 4, 3, इसी बिंदु को प्रदर्शित करना है, तो कार्तीय तल पे इस बिंदु को प्रदर्शित करने के लिए इतना काम पहले कर लेंगे। अब इसमें से भुज मान कितना है, तो भुज मान है 4 और कोटि मान कितना है
कोटि मान जो है 3 है। तो भुज और कोटि है 4 और 3। तो भुज मान माने हम लोग x अक्ष पे मापेंगे +4, तो धन दिशा में चलेंगे, तो 1 2 3 4, ये 4 हो गया, 4 हो गया। इसी तरह से कोटि मान 3 है, तो 3 इस पे मापेंगे, 1 2 3 यहाँ पहुँचे। अब इस y अक्ष पर लंब रेखा और x अक्ष पर लंब रेखा, ये दोनों जहाँ यहाँ पे काटेंगे, इसी बिंदु का निर्देशांक मिलेगा 4 3 4 और 3। तो इसमें यह दूरी जो है 4 है, यह दूरी जो है क्या है 3 है, या ये 3 है तो इसके समानांतर ये है, तो ये भी 3 होगा। तो 4 और 3 इस बिंदु का हो जाता है निर्देशांक। ऐसे ही अगर हम लोगों को -4 -3 बताना है, तो -4 के लिए हम लोग मूल बिंदु से बाईं ओर चलेंगे यहाँ पे, और 1 2 3 यहाँ पे। अब यहाँ से और यहाँ से कर लेंगे, यह जो बिंदु मिलेगा इसका निर्देशांक हो जाएगा -4 -3। ये हो गया बिंदुओं को अपने कार्तीय तल पे प्रदर्शित करना, कौन सा बिंदु कहाँ होगा। जैसे और भी देखा जाए, जैसे मान लीजिए हमारे पास 0 -2 है, ये कहाँ होगा 0 -2। 0 मतलब भुज मान 0 और कोटि मान -2 है। भुज मान 0 मतलब हम लोग मूल बिंदु पर ही रह गए। 0 मतलब ना तो हम लोग x अक्ष के धन दिशा में चले, ना ही x अक्ष के ऋण दिशा में, 0 यहीं पे हो गया। और कोटि मान जो है ऋण 2 है, ऋण 2 मतलब 1 2, यहाँ पे ऋण 2 हो गया, यानी कि यहाँ का निर्देशांक होगा 0 -2। इसी तरह से आपको इस बिंदु का निर्देशांक पूछा जाए जो कि x अक्ष पे स्थित है, तो x अक्ष पे स्थित है, तो इस बिंदु के लिए y मान 0 होगा और x मान 1 2 3 4 5 6 7 0। इस x अक्ष पे स्थित इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 7 0। तो इस मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होगा, मूल बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा x मान 0 और y मान भी 0। ये जो है बेसिक जानकारी है किसके विषय में, कार्तीय तल के विषय में। ये हम लोग 8 में 9 में और बाकी पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। 10 के लिए क्या करना है, 10 में हम लोगों को इसके आगे अध्ययन करना है। इसके आगे अध्ययन करना है का मतलब ये है कि हम लोगों के पास अगर कार्तीय तल पे 2 बिंदु हों, तो इन बिंदुओं के बीच की दूरी हम लोगों को ज्ञात करनी है, अर्थात 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। इसके लिए हम लोग मानेंगे कि माना हम लोगों के पास 2 बिंदु हैं। एक बिंदु है P, इसका निर्देशांक मान लेंगे x1 y1। दूसरा बिंदु है Q, इसका निर्देशांक मान लेंगे x2 y2। ये हमारे कार्तीय तल पे कहीं भी हैं, तो सुविधा के लिए हम लोग मान लें कि यहाँ पे P है जिसका निर्देशांक है x और y, x1 और y1। दूसरा बिंदु कहीं यहाँ पे Q है, इसका निर्देशांक मान लें हम लोग x2 y2। तो अगर ये बिंदु सीधे निर्देशांक अक्ष पे होते तो दूरी बहुत सरलता से प्राप्त कर लेते हम लोग, लेकिन चूंकि ये बिंदु निर्देशांक अक्ष पे नहीं है, इसलिए इन दूरियों को इस प्रकार से कैसे बता सकते हैं, कैसे माप सकते हैं ये दूरी कितना होगा। अगर यहाँ का निर्देशांक पता है, यहाँ का निर्देशांक पता है, तो इसके लिए करते कैसे हैं, तो शुरुआत ऐसे ही होती है। बहुत अच्छी आर्टिकल है ये। इसमें सबसे पहले ये लिख लेते हैं कि माना कार्तीय तल पे 2 बिंदु P x1 y1 तथा Q x2 y2 हैं, इनके बीच की दूरी PQ बराबर D है। अब इसके बाद PM लंब OX, QN लंब OX तथा पहले इतना देख लीजिए, PM मतलब यहाँ से इस पर लंब खींच लेंगे PM, QN लंब OX मतलब Q से यहाँ लंब खींचेंगे और फिर P से इस पर लंब खींचेंगे। ये मान लीजिए R है, तो PR लंब QN, इतनी रचना कर लेंगे। तो इस प्रकार यहाँ पे जो मान ये मिलेंगे, इन मानों को ध्यान से देखिए और यहाँ पे हम लोगों को एक त्रिभुज मिल जाएगा, त्रिभुज PQR। अब चूंकि ये PR QN पे लंब है, इसलिए यह कोण जो 90 अंश का होगा। अब बहुत आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा कि PQR जब एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा और समकोण त्रिभुज हो जाएगा
तो हम लोग इसमें अब डी का मान जो है आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, उसको समझना है, बहुत कम समय में समझना है इसको। देखिए P का निर्देशांक है x1 y1। x1 मतलब यहाँ से ये दूरी होती है x1 और y1 मतलब y मान मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी होती है y1। Q का निर्देशांक है x2 y2। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से ये दूरी है x2 और y2 मीन्स यहाँ से ये दूरी है y2। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों को यह दूरी मालूम है x1 और यहाँ से यह दूरी मालूम है x2, तो इस दूरी को हम लोग निकाल सकते हैं x2 माइनस x1। बहुत आसान सी बात है। इन निर्देशांक पे से हम लोगों को भुजमान और कोटिमान मिल जाएंगे और उससे हम लोगों को O से M की, O से N की दूरी मिल जाएगी, जिससे सरलता से हम लोग ON की दूरी निकाल सकते, MN की दूरी निकाल सकते हैं और MN हो जाएगा ON माइनस OM। तो ON की वैल्यू है x2 और OM की वैल्यू है x1, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा MN। ठीक इसी तरह से ये y1 है और ये सब लंब हैं, तो ये भी y1 ही होगा। इस n से r की दूरी y1 होगा और n से q की दूरी y2 है, तो ये दूरी जो है हो जाएगा y2 माइनस y1। बस काम समाप्त। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसके बाद हम लोग ले लेंगे समकोण त्रिभुज। तो लिखने में बस 2 या 3 लाइन में हो जाएगा हम लोगों का कि समकोण त्रिभुज PQR में क्या होगा, तो PQ स्क्वायर, पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष वर्ग का क्षेत्रफल शेष 2 भुजाओं पर बने वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर होता है। उसके आधार पे PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR का मान हम लोगों के पास है MN के बराबर और MN का मान है कितना, x2 माइनस x1। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ये हो गया PQ स्क्वायर और यहाँ से PQ की वैल्यू प्राप्त हो जाती है हम लोगों को x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जहाँ x1 y1 x2 y2 कार्तीय तल पे दिए गए 2 बिंदुओं के निर्देशांक हैं। बहुत ही सरल सूत्र है और इस छोटे से सूत्र से आप जब तक मैथमेटिक्स पढ़ते रहेंगे तब तक इस सूत्र का उपयोग जो है कार्टेशियन प्लेन में होता रहेगा और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। छोटा सूत्र है, सरल सूत्र है। इसमें सिर्फ हम लोगों को दोनों बिंदुओं के निर्देशांक पता होने चाहिए, उसके आधार पर हम लोग 2 बिंदुओं के बीच की दूरी अर्थात D का मान जो है यहाँ पर प्राप्त कर लेंगे।